हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अलका पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें फंडामेंटल राइट्स पूछे नहीं जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हर एग्जाम के पर्पज से बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए। जो मौलिक अधिकार है हमारे, वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया। ये भी पूछा जाता है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस देश से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। देखते हैं पहले समता या समानता का अधिकार। इसमें इसके अंदर है अनुच्छेद 14। इसमें है विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ है ये है कि ये राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। और देखते हैं अनुच्छेद 15। इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। इसमें है राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखते हैं अगला अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसमें है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां एवं पिछड़े वर्ग हैं, उनको इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके लेके आप न्यायालय में नहीं जा सकते। देखते हैं अगला अनुच्छेद 17। इसमें अस्पृश्यता का अंत। इसमें अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया। मतलब जो जाति पाति वाला जो छुआछूत वाला, इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। देखते हैं अनुच्छेद 18। इसमें उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। इसके अपवाद भी है कि जो भारत रत्न वगैरह हैं उनको इसमें नहीं रखा जाएगा। वो इसके अपवाद हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला मौलिक अधिकार पर स्वतंत्रता का अधिकार। देखते हैं अनुच्छेद 19। इसमें मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 हैं। जो अनुच्छेद 19 में एफ था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा हटा दिया गया। देखते हैं अनुच्छेद ए में क्या है। 19 ए में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता इसी में आती है, आर्टिकल 19 ए में। बी में देखते हैं शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। और डी में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। ई में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। जी में कोई भी व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ये पूछा जाता है कि आर्टिकल जो 19 है उसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। और पूछा जाता है कि ए में कौन सी है, इसका सब क्लॉज ए कौन सा है, बी कौन सा, सी। तो इनको भी याद रखना पड़ता है, इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अनुच्छेद 20। इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार पीसीएस में पूछा गया था 20 और 22 में, और इसका डिफरेंस पूछा गया था, तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर पाए थे। देखते हैं इसका। इस तरह 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। और दूसरा है इसका, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानूनों के तहत। अगला है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 21 पर। आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और इसमें जो अनुच्छेद 21 का सब क्लॉज ये है, इसमें भी है। इसमें राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। जो आर्टिकल 21 का सब क्लॉज ये है, इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं।
अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। इसका है, अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। देखते हैं कौन सी प्राप्त है। पहला है, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। तीसरा है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। तो आर्टिकल 22 और 20 को बहुत ध्यान से देखिएगा, बारीक अंतर है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए जो जिसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं वही ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका देखते हैं अनुच्छेद 23। इसमें है मानव के दुर्व्यापार बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसमें है, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निश्चित ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। तो आर्टिकल 23 का एक अपवाद भी है कि जो मतलब इमरजेंसी पड़ने पर राष्ट्र की सेवा के लिए अगर किसी का आह्वान किया जाता है, अगर तो उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता है मतलब देश के लिए, तो उसको आप अनुच्छेद 23 के तहत सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमसे ज़बरदस्ती काम करवाया गया है। तो अपवाद ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा 23 में कौन सा अपवाद है। देखते हैं अनुच्छेद 24। इसमें है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसमें है 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने खानों या किसी अन्य प्रकार के जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। देखते हैं, हाँ इस 24 का भी है कि जो मतलब अपना जो बच्चे हैं जो पर्सनली अपने मतलब उनका कोई अपना मम्मी पापा होते हैं, उनका कोई अपना बिजनेस होता है, तो छोटी उम्र से बैठते हैं, तो आप उसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि वो इसका अपवाद है। इसमें सिर्फ लिखा है, इसमें ध्यान देखा हुआ तो आपने लिखा जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो अपवाद है इसका, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं हम अनुच्छेद 25 पर। इसका है अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मनाने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 26। इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसमें व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। तो अनुच्छेद 25 और 26 दोनों में अंतर, बारीक अंतर है, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, इसलिए इनको बारीक से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद पर। अगला अनुच्छेद है 27। इसमें है राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अगला बढ़ते हैं अनुच्छेद 28। इसमें राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। मतलब जो भी इंस्टीट्यूट हैं जो राज्य द्वारा मतलब हैं जो राज्य द्वारा चलाए जाते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब स्कूलों में जो आप देखे होंगे प्राइमरी जूनियर जो भी स्कूल है, इनमें किसी प्रकार की आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। अगला देखते हैं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका पढ़ते हैं अनुच्छेद 29। इसमें है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा लिपि संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा जाति धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अगला देखते हैं अनुच्छेद 30। इसमें शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें है कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। पूछा जाता है कि जो मदरसा या गुरुकुल वगैरह होते हैं, क्योंकि इनमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, मतलब जो भी हो, तो इनका पूछता जाता है कि इनको जो मदरसा की हम स्थापना करना चाहते हैं या गुरुकुल की स्थापना करना चाहते हैं तो वो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, तो हम इसको अनुच्छेद 30 के तहत करेंगे। आगे बढ़ते हैं, वनडे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये सब। देखते हैं अगला
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पढ़ते हैं अनुच्छेद 32। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। अगर आपके जो जितने 12 से 35 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अगर आप इनका कोई भी वायलेशन करता है तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स के हनन को लेके हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। उनके लिए याचिका दायर कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है और हमें इसके लिए मतलब इसका जो उपचार है वो हमें मिलना चाहिए। तो इस तरह के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट जारी करता है। तो कौन कौन सी रिटें हैं जो सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है? तो ये है, पहली रिट है इसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख। एसएससी वगैरह जो वनडे एग्जाम में उन्हें पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय है वो कितनी प्रकार की रिट जारी करता है, तो 5 तरह की रिट निकालता है। तो इम्पोर्टेंट है, किसी में पूछ लेता है कि कौन कौन सी जो रिटें हैं वो सर्वोच्च न्यायालय की हैं, कौन कौन सी उच्च न्यायालय की हैं, तो ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ये बहुत सारी जो रिटें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम से लेके यूपीएससी वगैरह तक की सारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हमारी वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।